चलिए इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है ना, तो उसने दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया है। बिल्कुल। और अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब एआई आज के दौर की नई बिजली है, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर सामने आती है। सही कहा। मैंने हाल ही में जाइरस सल्किस नाम के YouTube चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस वीडियो देखा, जिसने ठीक इसी बात की गहराई से पड़ताल की है। उस वीडियो में मुख्य रूप से चीन की नई शिक्षा नीति को डिकोड किया गया है। अच्छा। लेकिन असल में वो चर्चा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि दुनिया के अलग अलग देश, खासतौर पर चीन, भारत और यूएई, इस नई दुनिया के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कैसे तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी विषय है। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा देश बच्चों को सिर्फ एक जलता हुआ बल्ब थमाकर खुश हो रहा है और कौन सा देश उन्हें पूरे घर की वायरिंग करना सिखा रहा है। नई बिजली वाली ये तुलना इस विषय पे बिल्कुल सटीक बैठती है। जाइरस सल्किस के उस वीडियो एनालिसिस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये मामला सिर्फ कुछ किताबों को बदलने का नहीं है या सिलेबस में एक नया विषय जोड़ने का भी नहीं है। असल में दुनिया भर की सरकारें अब ना गोल्डन की डॉक्ट्रिन पर काम कर रही हैं। और एक मिनट, ये गोल्डन की डॉक्ट्रिन? हाँ, गोल्डन की। ये सुनने में तो किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की सीक्रेट मिशन जैसा लगता है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे कि इस डॉक्ट्रिन का असल मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल। अगर हम इसे डिकोड करें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भविष्य में जो भी बड़े और महत्वपूर्ण दरवाजे खुलेंगे ना, उनकी चाबी एक ही होगी। अच्छा। और वो चाबी है एआई। मतलब चाहे हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, गहरे समुद्र की खोज की बात हो, मौसम विभाग के सटीक अनुमान हो, या फिर भविष्य के युद्ध यानी मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें। बाप रे। बिल्कुल। अब दुनिया की महाशक्तियों को ये समझ आ गया है कि जिसके हाथ में ये एआई रूपी गोल्डन की होगी, भविष्य का नियंत्रण उसी के पास होगा। और इस चाबी को हासिल करने का रास्ता सीधे स्कूलों के क्लासरूम से होकर गुजरता है। सही बात है। और शायद यही वजह है कि इस रेस में सबसे आक्रामक और तेज शुरुआत चीन ने की है। वीडियो में जो डेटा सामने रखा गया है उसके मुताबिक चीन ने 10 अप्रैल 2026 से ही अपनी इस नई नीति को जमीन पर उतार दिया है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत तेजी दिखाई है। और यहाँ एक नाम बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है, चीन के शिक्षा मंत्री शी जिनपिंग। जब मैंने उनके बैकग्राउंड के बारे में सुना ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। हाँ, उनका प्रोफाइल काफी अलग है। वही तो, मतलब हम आमतौर पर नेताओं को राजनीति या कानून की पृष्ठभूमि से आते हुए देखते हैं, लेकिन इनके पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक, एमटेक, एमएस और यहाँ तक कि पीएचडी की डिग्री है। देखिए, यही वो अंतर है जो नीतियों के लागू होने की रफ्तार तय करता है। मतलब जब किसी देश की शिक्षा व्यवस्था का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जो खुद एक टेक्नोलॉजिस्ट है, तो नीतियां भी उसी दिशा में बनती हैं। बिल्कुल। और उसी आक्रामकता के साथ लागू भी होती हैं। उन्होंने चीन की संसद में 2035 तक देश को ग्लोबल लीडर बनाने का जो विजन रखा है ना, वो बहुत स्पष्ट है। अच्छा। उन्होंने शिक्षा की तुलना उस दूध से की है जिसे पीकर इंसान शेर की तरह दहाड़ सकता है, और चीन चाहता है कि भविष्य की दुनिया में ये दहाड़ सिर्फ उसी की हो। मतलब अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो इस दहाड़ की गूंज तो आज भी इंडस्ट्री में साफ सुनाई देती है। बिल्कुल सुनाई देती है। वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प किस्से का जिक्र था। चीन के इंडस्ट्रियल हब में बड़ी तादाद में रोबोटिक डॉग्स बन रहे हैं, और हालत ये है कि भारत के एक यूनिवर्सिटी ने चीन से वो रोबोटिक डॉग खरीदा और उसे अपने इनोवेशन के तौर पर पेश कर दिया। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सच में। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम्स में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक चश्मे भी मुख्य रूप से चीन में ही बन रहे हैं। मतलब हार्डवेयर और तकनीकी उत्पादन पर तो उनका पहले से ही एकाधिकार जैसा है। और यही उनके मास्टर प्लान का अगला चरण है। देखिए, जब आप हार्डवेयर और प्रोडक्शन पर नियंत्रण कर लेते हैं ना, तो अगला तार्किक कदम होता है उस तकनीक को चलाने वाले दिमागों का उत्पादन करना। सही कहा। और इसके लिए चीन ने स्कूलों में 3 पिलर सिस्टम यानी 3 स्तंभों वाला एक बहुत ही सख्त मॉडल लागू किया है। ये 3 पिलर हैं टीचर्स,
पेडागोजी और करिकुलम। तो पहले पिलर की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा विवादास्पद लगा। अच्छा, क्यों? इस नीति के तहत एक इतिहास या कला के शिक्षक को भी पढ़ाने का लाइसेंस तभी मिलेगा जब वो एआई का एक कड़ा कोर्स और उसका एग्जाम पास करेगा। शुरू में मुझे लगा कि ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी शेफ से कहा जाए कि खाना पकाने से पहले तुम्हें खेती करने का एग्जाम पास करना होगा। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा ये शायद खेती करने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे किसी इतिहास के टीचर से कहा जाए कि अगर तुम्हें इंटरनेट और सर्च इंजन इस्तेमाल करना नहीं आता तो तुम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी आपने। मतलब चीन शायद एआई को एक अलग विषय मान ही नहीं रहा है। वो इसे साक्षरता का नया पैमाना मान रहा है। आपने इसे बहुत सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। ये नई साक्षरता ही है। अगर हम दूसरे पिलर यानी पेडागोजी को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। पेडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका ना? हाँ, पेडागोजी का मतलब है कि कक्षा में पढ़ाया कैसे जा रहा है। चीन ने यह अनिवार्य कर दिया है कि एक शिक्षक को लेक्चर तैयार करने से पहले एआई का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। लेक्चर के दौरान इंटरैक्टिव एआई टूल्स का उपयोग करना होगा और लेक्चर के बाद बच्चों के असेसमेंट या ग्रेडिंग के लिए भी एआई का सहारा लेना होगा। बाप रे, सब कुछ एआई से? बिल्कुल। मतलब अगर एक शिक्षक खुद इस तकनीक के साथ सहज नहीं होगा तो वो उस पीढ़ी को कैसे दिशा दिखाएगा जिसके लिए एआई हवा और पानी की तरह बुनियादी होने वाला है। सही बात है। अब तीसरे पिलर पर आते हैं जो है करिकुलम। और यहीं पर चीजें वाकई में चौंकाने वाली हो जाती हैं। हाँ। क्लास 1 से यानी जब बच्चा सिर्फ 6 साल का होता है तब से ही एआई की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। जी हाँ। जब मैंने पहली बार ये सुना कि 6 साल के बच्चे एआई सीख रहे हैं तो मेरे दिमाग में सीधे कोडिंग, पाइथन और भारी भरकम एल्गोरिदम्स की तस्वीरें आने लगी। स्वाभाविक है। लेकिन वीडियो में जो डिटेल्स दी गई हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। हाँ, वे 6 साल के बच्चों को कोडिंग नहीं सिखा रहे हैं। क्लास 1 और 2 में एआई को कहानियों, गेमिंग, पजल्स और खिलौनों के जरिए पेश किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन इस उम्र में वे जिस सबसे महत्वपूर्ण चीज पर फोकस कर रहे हैं ना, हाँ। वो है डेटा प्राइवेसी। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। ये डेटा प्राइवेसी वाला पॉइंट ना मुझे बहुत शानदार लगा। मतलब अगर हम आज के परिदृश्य को देखें तो बहुत से वयस्क और समझदार लोग भी एआई चैटबॉट्स के साथ अपनी बेहद निजी बातें, दफ्तर के सीक्रेट से अपनी वित्तीय जानकारी साझा कर देते हैं। बिल्कुल बिना सोचे समझे। हाँ, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये डेटा सर्वर्स पर स्टोर हो रहा है और 10 साल बाद जब ये कहीं लीक होगा या किसी और तरीके से इस्तेमाल होगा तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सही बात है। और वहाँ चीन में एक पहली क्लास के बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि एक मशीन पर कितना भरोसा करना है और उसे क्या नहीं बताना है। ये एक बुनियादी डिजिटल हाइजीन है जो वे बचपन से ही डाल रहे हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं यानी क्लास 3 और 4 में पहुंचते हैं तो वे जनरेटिव एआई के साथ प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। हाँ। वे सीखते हैं कि सिर्फ एक सही प्रॉम्प्ट देकर टेक्स्ट्स, इमेजेस या ऑडियो कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन असली तकनीकी गहराई क्लास 5 और 6 में आती है, जहां डिसीजन ट्री पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क के बुनियादी सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। वीडियो में डिसीजन ट्री को समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया था ना, वो बहुत ही आसान और व्यवहारिक था। हाँ, मौसम वाला उदाहरण। हाँ, जैसे अगर हमें एआई से ये पूछना है कि क्या आज बारिश होगी, तो एआई किसी जादू से जवाब नहीं देता। वो एक लॉजिक मैप बनाता है। क्या आज धूप है, क्या हवा में नमी ज्यादा है, तापमान क्या है। इन अलग अलग शाखाओं या डिसीजन ट्री के आधार पर वो एक सटीक अनुमान लगाता है। और न्यूरल नेटवर्क को समझाने के लिए जो 1857 की क्रांति का उदाहरण था ना, वो तो और भी कमाल का था। हाँ, उस उदाहरण से हिडन लेयर्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाता है। मतलब मान लीजिए किसी ने एआई से पूछा कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में पहला ब्रिटिश अफसर कौन आया था। अच्छा। तो हमें अपनी स्क्रीन पर सिर्फ अपना सवाल और एआई का जवाब नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है ना, वो बहुत जटिल है। मतलब बीच का प्रोसेस। हाँ, सवाल और जवाब के बीच अनगिनत हिडन लेयर्स या नोड्स होते हैं। एक लेयर 1857 को प्रोसेस करती है, दूसरी क्रांति को, तीसरी दिल्ली को और चौथी ब्रिटिश अफसर को।
तो ये सब टूट कर प्रोसेस होता है। बिल्कुल, ये सब आपस में तेजी से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं और सही जवाब ढूंढ कर लाते हैं। मतलब इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स भी इसी तरह काम करते हैं। सही बात है। और हाल ही में फिजिक्स के नोबेल प्राइज भी इसी न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के क्षेत्र में दिए गए, जो ये साबित करता है कि यह तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। क्या 10 या 11 साल का एक बच्चा वाकई हिडन लेयर्स और नोड्स के इस जटिल विज्ञान को समझ रहा है, या फिर हम सिर्फ बच्चों को भारी भरकम तकनीकी शब्द रटने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि कागजों पर सब कुछ अच्छा दिखे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन उनके करिकुलम का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि वे बच्चों को गणितीय समीकरण या कोडिंग के पन्ने नहीं रटा रहे। अच्छा, फिर कैसे सिखा रहे हैं? वे विजुअल टूल्स और ब्लॉक प्रोग्रामिंग के जरिए बच्चों को ये लॉजिक मैप्स बनाना सिखा रहे हैं। वे उन्हें ये दिखा रहे हैं कि मशीन सोचती कैसे है। जब बच्चा मिडिल स्कूल यानी छठी क्लास के बाद पहुंचता है, तब जाकर असल डेटा कलेक्शन, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना और उन्हें डिप्लॉय करना शुरू होता है। और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आते आते ये ट्रेनिंग एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। वीडियो के मुताबिक इस उम्र के छात्र एआई इंटेलिजेंट एजेंट्स बनाना सीख जाते हैं। हाँ। अब ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे स्मार्ट प्रोग्राम होते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान रात को सो रहा हो तो ये एजेंट उसके सारे ईमेल्स चेक करेगा, उन्हें उनकी प्राथमिकता के आधार पर छांटेगा और तय सीमाओं के भीतर खुद ही उनके जवाब भी ड्राफ्ट करके भेज देगा। हाँ, आज कई बड़ी कंपनियां ऐसी ऑटोनोमस एजेंट्स के भरोसे चल रही हैं। वही तो, मतलब इस पूरे सिलेबस को देखकर तो ऐसा लगता है कि वे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि मिनी डेटा साइंटिस्ट की एक पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पर चाहे कोई छात्र साइंस बैकग्राउंड का हो या फिर आर्ट्स और लिटरेचर का, सभी के लिए एआई का पेपर पास करना अनिवार्य है। बाप रे! ये एक देश का अपनी पूरी आबादी को एक ही दिशा में धकेलने का बहुत बड़ा और आक्रामक प्रयास है। लेकिन चीन का ये पूरा मॉडल ना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के पास असीमित संसाधन है और सिस्टम पर उनका पूरा नियंत्रण है। सही कहा। लेकिन जब हम इसी चीज को एक विशाल और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लागू करने की कोशिश करते हैं, जहां बुनियादी ढांचा आज भी एक बड़ी चुनौती है, तो क्या होता है? यहीं से भारत की रणनीति की तस्वीर सामने आती है। अगर हम वीडियो में दिए गए भारत के डेटा को देखें, तो भारत ने 2025 में एआई के लिए अपना रिसोर्स मटेरियल तैयार किया है। जी हाँ। और 2026-27 के सत्र से तीसरी क्लास से, यानी जब बच्चा लगभग 8 या 9 साल का होता है, तब से एआई की पढ़ाई शुरू की जा रही है। 2027-28 तक ये 9वीं और 10वीं क्लास तक पहुंचेगा। देखिए, भारत का ये दृष्टिकोण ना चीन के मुकाबले ज्यादा धीमा और चरणबद्ध है। और एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि भारत में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर एआई अनिवार्य नहीं है। अच्छा, ऑप्शनल है। हाँ, इसे एक वैकल्पिक या ऑप्शनल विषय के तौर पर रखा गया है, जिसमें थ्योरी और लैब दोनों शामिल होंगे। लेकिन इस नीति को समझने के लिए हमें उस अनकंफर्टेबल ट्रुथ यानी कड़वे सच का सामना करना होगा, जिसे एनालिसिस में बहुत बेबाकी से उठाया गया है। बिल्कुल। यह दिल्ली और बीजिंग के बीच का अंतर नहीं है, ये बुनियादी ढांचे का अंतर है। सच कहूं तो ये हिस्सा मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गया। मतलब हम एआई सिलेबस तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे योग्य शिक्षक मौजूद हैं जो खुद एआई को समझते हों? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या हर स्कूल में इंटरनेट की पहुंच है? बहुत से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में बिजली की कटौती आज भी एक आम समस्या है। बिल्कुल। कंप्यूटर लैब्स या तो मौजूद ही नहीं है, या फिर उन पर धूल खारे डिब्बे रखे हैं जिन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। मतलब अगर स्कूलों में बिजली और इंटरनेट ही नहीं है और हम एआई सिलेबस लागू करने का दावा कर रहे हैं, तो क्या ये बिना मजबूत नींव के हवा में महल बनाने जैसा नहीं है? तकनीकी भाषा में इस समस्या को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। वीडियो में इस खाई को समझाने के लिए कोविड महामारी के दौर का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया। हाँ, वो बहुत रिलेट करने वाला उदाहरण था। बिल्कुल। उस समय की कल्पना कीजिए, एक संपन्न परिवार का बच्चा जिसके पास अपना लैपटॉप था, तेज इंटरनेट था
और जो ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए लगातार सीख रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जिसके घर में स्मार्टफोन तक नहीं था। उन 2 सालों में उन दोनों की शिक्षा के बीच जो अंतर पैदा हुआ वो डराने वाला है, बहुत डराने वाला। अब जब एआई शिक्षा का मुख्य आधार बन रहा है तो ये डिजिटल डिवाइड एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। एआई कोई असाधारण विषय नहीं है जिसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चौक से पढ़ाया जा सके। बिल्कुल नहीं, इसके लिए सिस्टम चाहिए। हाँ, इसके लिए सक्रिय इंटरनेट और हार्डवेयर की जरूरत होती है। जिनके पास ये सुविधा है वे मीलों आगे निकल जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वे शायद इस रेस से ही बाहर हो जाएं। ये तो एक बहुत ही गंभीर चुनौती है जिसे भारत को पार पाना होगा। लेकिन भारत के इन जमीनी संघर्षों और चीन की बेहद सख्त लाइसेंसिंग व्यवस्था के बीच ना एनालिसिस में एक तीसरे देश का भी जिक्र है। यूएई? जी हाँ, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसने इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यूएई ने अमेरिका और यूरोप की तर्ज पर काम करते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। वहाँ किंडरगार्टन यानी महज 4 साल की उम्र से लेकर 12वीं क्लास तक एआई की पढ़ाई को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल। मतलब एक बार इस उम्र की तुलना करके देखिए, भारत में 8 साल, चीन में 6 साल और यूएई में सिर्फ 4 साल। यूएई का ये विजन ना उनके 7 एरिया करिकुलम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने एआई की शिक्षा को 7 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। अच्छा। सबसे पहले फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद डेटा और एल्गोरिदम का क्षेत्र आता है, जिसमें वे बच्चों को एसक्यूएल, डेटा टैगिंग और लेबलिंग जैसी चीजें सिखाने की बात कर रहे हैं। यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी। क्यों? मतलब 4 साल के बच्चे को डेटा टैगिंग और एसक्यूएल जैसी डेटाबेस लैंग्वेज सिखाना, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को बोलना सीखने से पहले ही पूरी डिक्शनरी रटाने की कोशिश की जा रही हो। क्या इतनी कम उम्र के बच्चे वाकई इन जटिल चीजों को समझ सकते हैं? देखिए, अगर हम इसे पारंपरिक तरीके से सोचेंगे ना, तो ये असंभव लगेगा। वे 4 साल के बच्चे को कीबोर्ड पर बिठाकर एसक्यूएल की लंबी लंबी कमांड्स टाइप नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, तो फिर कैसे पहचानती है? अगर एक कंप्यूटर को ये सिखाना है कि बिल्ली क्या होती है, तो उसे बिल्ली की सैकड़ों तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं और उन पर बिल्ली का टैग लगाना पड़ता है। बिल्कुल। 4 साल का बच्चा खेल खेल में तस्वीरों को छांटना और टैग करना सीखता है, जिससे उसे एल्गोरिथम का बुनियादी लॉजिक समझ आ जाता है। अरे वाह। लेकिन यूएई के इस करिकुलम का जो सबसे मजबूत और परिपक्व हिस्सा है वो है एथिकल अवेयरनेस। हाँ, इतनी कम उम्र में नैतिकता और एथिक्स की बात करना बहुत ही दूरदर्शी कदम है। बिल्कुल है। वे सिर्फ ये नहीं सिखा रहे हैं कि एआई कैसे काम करता है, बल्कि ये भी सिखा रहे हैं कि एआई बायस्ड या पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। सही बात है। वे बता रहे हैं कि मशीनें भी गलती कर सकती हैं। वे किसी खास वर्ग या समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें बनाने वाले इंसान ही हैं। ये एहसास दिलाना कि एआई कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसके समाज पर गहरे प्रभाव हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। यूएई का ये नजरिया उन्हें बाकी मॉडल से काफी अलग करता है। इसके अलावा उनके सिलेबस में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर भी बहुत जोर दिया गया है। जैसे बच्चे ये सीखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में, बीमारियों का पता लगाने में, अंतरिक्ष के डेटा को एनालाइज करने में, या फिर उनके खुद के शहर की ट्रैफिक लाइट्स और साफ सफाई को मैनेज करने में एआई का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और सबसे आखिर में पॉलिसी और गवर्नेंस, यानी एआई से जुड़े कानूनों की समझ भी इस 7 एरिया करिकुलम का हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात जो यूएई और भारत को चीन से अलग खड़ी करती है, वो है शिक्षकों को लेकर उनका रवैया। हाँ, चीन की तरह उनके यहाँ शिक्षकों के लिए कोई खौफनाक लाइसेंस एग्जाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत और यूएई दोनों ही देशों का फोकस अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और उन्हें इस बदलाव के लिए सशक्त बनाने पर है, ना कि उन पर कोई परीक्षा थोपकर उन्हें सिस्टम से बाहर करने पर। ये एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर हम अब तक की पूरी चर्चा को समेटें और इन तीनों देशों के मॉडल्स को एक साथ रखकर देखें, तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। चीन का मॉडल बेहद सख्त, संसाधन संपन्न और राज्य द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित है, जो 6 साल की उम्र से ही बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर तुला है। बिल्कुल। भारत एक लोकतांत्रिक, धीमी और चरणबद्ध प्रक्रिया अपना रहा है।
जो 8 साल की उम्र से शुरू होती है, लेकिन उसे अपनी विशाल आबादी और डिजिटल डिवाइड जैसी जमीनी हकीकत से लड़ना है। सही कहा। और फिर यूएई है जिसने सबसे पहले शुरुआत करने की नीति अपनाई है, जहां 4 साल की उम्र से ही बच्चों को तकनीकी लॉजिक और नैतिक जागरूकता दोनों का मिश्रण परोसा जा रहा है। इन सभी मॉडल्स को देखने के बाद जो एक सबसे बड़ी सच्चाई उभर कर सामने आती है वो यह है कि नीतियां चाहे जितनी भी अलग क्यों न हो, भविष्य की चाबी सिर्फ एआई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये विस्तृत चर्चा आज इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुनिया हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए एआई कोई नई या बाहर से आई हुई तकनीक नहीं होगी जिसे उन्हें सीखना पड़ेगा। ये उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी, उनकी मातृभाषा की तरह, जिसमें वे सोचेंगे, संवाद करेंगे और दुनिया की हर समस्या का समाधान खोजेंगे। और मशीन लर्निंग ने ना इस पूरी प्रक्रिया को एक नया आयाम दे दिया। अब मशीनें सिर्फ इंसानों द्वारा दी गई पुरानी कमांड्स का पालन नहीं करती। हाँ, वे खुद सीखती हैं। बिल्कुल, वे लगातार नए डेटा से सीखती हैं, अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालती हैं और फैसले लेती हैं। जब भविष्य की पूरी इमारत ही इस तकनीक की बुनियाद पर खड़ी होने वाली है, तो उस इमारत में रहने वालों को इसके लिए मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार करना ही होगा। लेकिन इन सारी रणनीतियों, क्लासरूम्स के सिलेबस और 4 या 6 साल के बच्चों की बात करते हुए जायरस सल्कस की उस एनालिसिस के बिल्कुल अंत में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया गया है जो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही पलट देता है। अच्छा, कौन सा सवाल? ये एक ऐसा तीखा सवाल है जो हमें इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी सोचने पर मजबूर करेगा। मतलब हम दुनिया भर में 4 साल, 6 साल और 8 साल के बच्चों को एआई सिखाने की इस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं, ये सोचकर कि भविष्य उन्हीं का है। लेकिन क्या सरकारों और नीति निर्माताओं को उन वयस्कों, उन अडल्ट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आज वास्तव में इस दुनिया को चला रहे हैं? ये वाकई में एक बहुत ही परेशान करने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। आज सारा फोकस, सारी फंडिंग और सारी नीतियां सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों पर केंद्रित है। बिल्कुल। लेकिन उनका क्या, जो आज दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, जो बैंक चला रहे हैं, जो कारखाने संभाल रहे हैं, उनके लिए इस बड़े बदलाव से तालमेल बिठाने की क्या योजना है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब तक आज के ये 4 या 6 साल के बच्चे बड़े होकर वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे, तब तक क्या आज के ये वयस्क जिनके पास एआई की वैसी बुनियादी समझ नहीं है जैसी इन बच्चों को दी जा रही है, पूरी तरह से ऑब्सोलीट या अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगे? बहुत डरावना विचार है। हाँ, मतलब क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो अपने से पहले वाली पीढ़ी को पूरी तरह से काम से बाहर कर देगी? ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की हमारी तैयारियों और हमारे समाज के ताने बाने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है और बदलाव का ये पहिया अब